हेलो बच्चों, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम जो हमारे निशान टेस्ट सीरीज का P4 वाला पेपर हुआ है, जिसमें 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 आए हैं। 31 दिसंबर 2025 को जो पेपर कंप्लीट किया आपने, उसके वीडियो सॉल्यूशन को तैयार करने चल रहे हैं हम। इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि अवसद वाले जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन है, उसका पहले का पहला पार्ट लाइमन श्रेणी तथा बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा। अब लाइमन श्रेणी की बात करें हम, तो यहाँ पे लाइमन श्रेणी के लिए लेमडा लाइमन और लेमडा बामर, इनके लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान। तो लाइमन श्रेणी कहां से कहां तक बनेगी? जब n1 बराबर 1 हो और n2 बराबर अनंत हो। बामर श्रेणी कब बनेगी? जब n1 बराबर 2 और n2 बराबर कितना ले? अनंत। तब लेमडा मिनिमम कहलाएगा इनका। तो यहां से 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू r z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर के रूप में चलती है। जब लेमडा लाइमन के लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z कितना होता है? 1 होगा। यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 रख दो, n2 की वैल्यू अनंत ले रहे हैं न्यूनतम के लिए। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 1 अपॉन लेमडा l इक्वल्स टू r अपॉन 1 आ गया। 1/अनंत का मान 0 हो जाता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो लेमडा l को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन r। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ठीक। इसी प्रकार से बामर श्रेणी के लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य निकालेंगे तो 1 अपॉन लेमडा r, z की वैल्यू 1 है। बामर के लिए यहां पर 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अनंत का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि न्यूनतम के लिए n2 का मान कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए था। यहां पर हमने देखा कि जब 1 अपॉन लेमडा बामर की बात की जा रही है, r z का मान 1 हो गया हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो ये 1/4 हो गया। लेमडा बामर निकालोगे तो 4 ऊपर चला गया, r नीचे आ गया, ठीक है। समीकरण 2 ले दो। हमें इनका अनुपात पूछा है तो समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 क्या है? ये रहा समीकरण 1। इसमें 1 अपॉन r आ रहा है और इसमें आ रहा है 4 अपॉन r से r कैंसिल कर दो। 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1/4 का मतलब हुआ 0.25, तो इसका आंसर आएगा 0.25। तो लाइमन श्रेणी के लिए और बामर श्रेणी के लिए अलग अलग समीकरण 1 और 2 बनानी है। समीकरण 1 में 2 का भाग देना है तो अनुपात आ जाएगा इनका, और 1/4 मतलब 0.25 कह सकते हैं इसका आंसर। किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको बताया गया था, पढ़ाते समय रेगुलर क्लास में आपने पढ़ा है कि आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8.75 जो होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो फेरस के लिए होती है। तो इसका सही आंसर आएगा फेरस, लोहे के लिए। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। हालांकि इसका आंसर अपन देख रहे हैं 4 भागों में से, तो इसका आंसर नाभिकीय संलयन भी हो सकता है, पर किस रूप में प्राप्त होती है? विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन ये भी आ सकता था नाभिकीय संलयन। तो अगर नाभिकीय संलयन आपको दिखता है कि किसकी वजह से प्राप्त होती है, तो नाभिकीय संलयन पर टिक लगा दे। वो नहीं है तो ये पूछा है सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा किस रूप में प्राप्त करता है, तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त करता है, तो आंसर द आएगा इसका। एक एएमयू जो है E बराबर mc स्क्वायर जब आप लगाते हो, तो इससे एक एएमयू की वैल्यू जो निकालते हैं वो फिक्स डाटा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है E बराबर mc स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो आप इसमें देखो 931.5 है क्या, ये पूर्णांकित करके, और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आप इस पे टिक लगा सकते हो। तापमान बढ़ाने पर एक अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए भी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, जैसे प्रतिरोध का होता है। अब इनके लिए क्या है, ये प्रतिरोध की तरह व्यवहार कर रहा है। अर्धचालकों के लिए क्या होता है? अर्धचालकों के लिए अल्फा नेगेटिव चलता है, ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक की वैल्यू नेगेटिव होने से जब आप इसका ताप बढ़ाओगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटेगा। तो इसका आंसर इसके आधार पर, इस समीकरण के आधार पर, यही समीकरण प्रतिरोध के रूप में भी लिखी जाती है। RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा टी लेते हो, तो जो प्रतिरोध के लिए गुणधर्म है वही विशिष्ट प्रतिरोध के लिए कह सकते हैं कि घटता है। अर्धचालकों में कौन से अबंध होते हैं? देखिए, आयनिक बंध, धात्विक बंध, वान डेर वाल और सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध जब हम पढ़ते हैं
अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं, तो सहसंयोजी बंध की व्याख्या की जाती है कि 4 इलेक्ट्रॉन अशुद्धि के और 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम या सिलिकॉन के। फिर सहसंयोजी बंध से अष्टक पूर्ण होते हैं, तो इसका आंसर क्या देंगे आप? सहसंयोजी बंध है। नेक्स्ट, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व के रूप में उपयोग कौन सा कर सकते हैं? आपको मैंने बताया था, फिर मैं एक बार बता दूं। अर्धचालक जो हैं कार्बन ग्रुप के होते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम कह सकते हो आप इसको। इसके साइड में जो तत्व लिखे रहते हैं वो अशुद्धि होती है, बोरोन ग्रुप, और ये बोरोन ग्रुप हो गया और ये नाइट्रोजन ग्रुप हो गया। तो हमसे पूछा गया पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्धि तत्व। पी प्रकार बनाना है तो ये काम में लेना होगा, और एन प्रकार बनाना है तो ये अशुद्धि काम में लेनी होती है। ठीक है, तो पी प्रकार के लिए कौन से काम में लेंगे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टोलेरियम तो है ही। ऑप्शन देखो इसमें क्या आ रहा है? आर्सेनिक, फास्फोरस, बोरोन। तो बोरोन पे टिक लगा दीजिए, तो आंसर आ गया इसका ये बोरोन। पीएन संधि डायोड में अग्रबायस तथा उत्क्रम बायस अवस्थाओं के लिए प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? देखिए, अग्रबायस अवस्था में अगर प्रतिरोध देखते हैं और रिवर्स का अनुपात पूछें तो ये तो 10 की घात 2 होता है, और पश्च बायस अवस्था में 10 की घात 6 होता है। तो इसका आंसर 1:10 की घात 4 लिख दो, या 10 की घात -4 भी कह सकते हैं। तो आंसर कौन सा है देखिए? तो इसका आंसर आएगा स आंसर। अग्रबायस अवस्था में प्रतिरोध 1 से 100 ओम बताया जाता है। पश्च बायस अवस्था में पीएन संधि के लिए 10 की घात 6 ओम बोलते हैं, तो इनका अनुपात पूछा गया था। तो 1:10 की घात 4 आंसर, तो स आंसर है इसका। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आवृत्ति न्यू है, निरोधी विभव V0 है। निरोधी विभव क्या है? V0 है। का ग्राफ सामने दिया गया, तो कार्यफलन यहां से यहां तक की जो स्थिति बनती है वो कार्यफलन को दर्शाती है। तो इसमें ओ भी जो आंसर है वो कार्यफलन के बारे में जानकारी मिलेगी। ये देली आवृत्ति कहलाती है यहाँ पे, देली आवृत्ति। तो ओ भी इसका सही आंसर कहलाएगा। समान वेग से गतिमान कणों में से डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य किसकी अधिकतम होगी? अब आप देखो, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, अर्थात जिसका द्रव्यमान कम होगा उसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी। इन कणों में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस, मतलब सबसे कम द्रव्यमान किसका है? 10 की घात -31 इसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। तो जब द्रव्यमान कम होगा तो तरंगदैर्घ्य का मान ज्यादा होगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? इलेक्ट्रॉन आंसर आएगा। जिस कण के लिए द्रव्यमान कम उसके लिए तरंगदैर्घ्य ज्यादा। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी? तो आइंस्टाइन ने अपने समीकरण के माध्यम से इसकी व्याख्या की थी। तो इसका आंसर लगा सकते हैं आइंस्टाइन, या आइंस्टाइन लिखा हो तो उस पर टिक लगा सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? कहां से कहां तक है? तीसरी से दूसरी कक्षा में, अर्थात n1 बराबर 2 लेंगे और n2 बराबर 3 लेंगे। इस तरह का फॉर्मूला तरंग संख्या का सूत्र जो बनता है 1/λ 8z² 1/n1² माइनस 1/n2²। ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। यहां पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/λ, हाइड्रोजन जब लिख दिया तो आप z का मान कितना ले सकते हो? 1। हाइड्रोजन परमाणु लिखते हैं, z परमाणु का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां पर 1 बटा कहां से कहां तक संक्रमण हो रहा है? 3 से 2 में हो रहा है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 बटा 3 का स्क्वायर 1/λ r। 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। ये 3 का वर्ग हो गया 9। यहाँ पे एलसीएम ले लो 36 r 9 माइनस 4 कर दो इधर, तो ये हो गया 5r बटा 36 1/λ। तो लेमडा निकालोगे तो 36/5r हो जाएगा। तो 36/5r इसका सही आंसर है सर, ये आंसर हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य निकालना तो उल्टा करना पड़ेगा, तो 36 ऊपर चल जाएगा, 5r नीचे आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में r त्रिज्या के कक्षा में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब इसकी गतिज ऊर्जा की जो अगर बात करें हम, तो गतिज ऊर्जा E के बराबर 1/2 mv² लिखते हैं। mv² का मान बोहर की प्रथम परिकल्पना से kZe² r होता है। ठीक है,
हाइड्रोजन परमाणु अगर कहीं नजर आ रहा है आपको, तो हाइड्रोजन परमाणु पढ़ते ही जेड बराबर कितना लिख दोगे आप? 1 लिख दोगे। तो यहाँ जेड बराबर 1 लिख दो, तो देखो आंसर ke² ऊपर चलेगा और 2r नीचे आ जाएगा। इनमें चारों में ऑप्शन देखो, ke² बटे 2r, ये आंसर है। तो आंसर आ गया इसका। mv² को कहां से हटाया गया है? mv² को हटाया गया, बोर की प्रथम परिकल्पना थी mv² k ze² लिख सकते हैं। यहां से mv² का मान हटा लो, गति जुड़ जा में आंसर आ गया। प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण कौन से बल के कारण, विद्युत बल के कारण इसकी व्याख्या होती है? तो इसका आंसर आएगा कूलॉम बल या विद्युत बल कह सकते हैं। चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार रदरफोर्ड मॉडल में कहा था कि नाभिक बीच में बताया और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कौन सा पता है इसका? वृत्ताकार कक्षा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा सभी बच्चों को मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो भी बच्चे निशान टेस्ट सीरीज जो दे चुके हैं वो अपने आप पे विश्वास रखिए, क्योंकि बोर्ड की तैयारी आप 2 बार कर चुके हो, एक माइनर पेपर के थ्रू, एक हाफ ईयरली में आपने तैयारी कर ली, और एक तीसरी बार आप मेजर पेपर जब देंगे तो किसी भी सब्जेक्ट को आप 3 बार पढ़ चुके हो। तो अपने आप पे विश्वास रखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं वो मुझे याद होता जा रहा है। कहीं कोई कमी लगती है तो आप ऑफलाइन आके, जो रेगुलर क्लास आपकी चल रही है उन क्लासों में आके अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। अन्यथा हमें अगर कोई इंपॉर्टेंट चीजें लगेगी तो हम जो आपके निशान डिजिटल ऐप से आप जुड़े हुए हैं उस ऐप के माध्यम से भी हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताते रहेंगे। जैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है, सब आपको पीडीएफ फॉर्म में अपने कोचिंग ऐप पर प्राप्त होते रहेंगे। तो जो भी पेपर सोल्व कर रहे हो अपने आप में विश्वास के साथ सोल्व कीजिए और सही आंसर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि मैं इसका आंसर क्या बना रहा हूं और क्यों बना रहा हूं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके आधार पर निकाली गई? तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन 12 के आधार पर निकाली जाती है। तो कार्बन 12 इसका आंसर आएगा। रिक्त स्थान भरने हैं। बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ऋण वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग, ये बताया गया था, जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई के रूप में हो या H/2 पाई का क्या हो? पूर्ण गुणज हो। n बराबर यहाँ संख्या है, ये 1 2 3 जो संख्या लेते हो पूर्ण गुणज है, तो H/2 पाई का पूर्ण गुणज, तो H/2 पाई यहाँ पे आंसर आएगा। द्रव्य की तरंग प्रकृति का सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के विवर्तन घटना के द्वारा सर्वोत्तम रूप में स्पष्ट किया जाता है। तरंग प्रकृति को दर्शाना है तो कौन सी घटना काम में आएगी? विवर्तन। तो इलेक्ट्रॉन की विवर्तन घटना तरंग प्रकृति के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट, तापायनिक उत्सर्जन व प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के द्वारा किसी भी परत से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किए जा सकते हैं। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने का तरीका उसे गर्म करके किया जा सकता है, उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करके या प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना भी आरोपित करके आप इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकते हैं। n प्रकार के अर्धचालकों को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या किस रूप में बढ़ेगी? तो जब आप अर्धचालक को गर्म कर रहे हैं तो तापमान बढ़ाने पर दोनों आवेश वाहक समान रूप से बढ़ने चाहिए, तो किसका? इलेक्ट्रॉन और होलों की संख्या समान रूप से बढ़ेगी, तो यहां पर आएगा समान रूप से बढ़ेगी। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है? प्रथम कक्षा में ऊर्जा कितनी होती है? -13.6। अब -13.6 ऊर्जा को अगर प्लस में बदल दोगे तो आयनन ऊर्जा हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? रिडबर्ग नियतांक का मान, R का मान जैसे सूत्र में देखेंगे तो m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h⁻³ और इंटू c प्रकाश का वेग है, ये तो इसका सूत्र है। और इसका 1.09 10⁷ अपन R का मान काम में लेते हैं। ये जो हम तरंग संख्या काम में लेते हैं 1/λ RZ² 1/n² -1/n², उसमें भी जो R काम आता है वो है। कई बार अगर प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पर देखें तो प्रायोगिक प्रेक्षण के आधार पर अगर अवसाद में हो सकता है कि आंसर 1.03 10�7 के रूप में हो, तो फिर आप उसको ऐसे टिक लगाना ये वाला, अन्यथा इसका आंसर 1.097 10�7 मीटर प्रति मीटर या मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं उसके रूप में होता है। ये सूत्र है और ये इसका मान है। पीएन संधि डायोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? पीएन संधि डायोड को दृष्टि कारक के रूप में, अर्थात एसी को डीसी बदलने के काम में ले सकते हैं, तो उसे दृष्टिकारी के रूप में दृष्टिकरण की क्रिया, ऋजुकरण की क्रिया में काम में ले सकते हैं।
एक सीधी रेखा जो बनाते हैं उसको डीसी बनाना कहते हैं। तो ये डीसी बनाना मतलब ऋजुकरण या दिष्टिकरण कहलाता है। अब ये दो तत्व देख रहे हैं, इनमें क्या संबंध है? 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो गया न्यूट्रॉन की संख्या। 8 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो गया? 4। तो ये न्यूट्रॉन की संख्या है भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो क्या कहेंगे? सब न्यूट्रॉनिक हो गए। तो इसका आंसर आएगा सब न्यूट्रॉनिक। हाइड्रोजन बम में ड्यूट्रॉन तथा ट्राइटियम अर्थात 1s3 का उपयोग करके और हाइड्रोजन बम बनाते हैं। पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा किसके द्वारा बनती है? अब पी मतलब क्या हो गया यहाँ पे? पॉजिटिव। पॉजिटिव में ज्यादा कौन होते हैं? होल ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे। तो मुख्य रूप से होलों के द्वारा अर्थात होल, छिद्र या कोटर कह सकते हो आप। क्या क्या नाम है? कोटर, छिद्र या होल भी लिखा हो सकता है। ये इसका आंसर है। निम्नलिखित के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल ऊर्जा होती है? अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आवेश का मान रख दो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया। ठीक है, इसको अगर आप V से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जूल में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर आएगा 1.6 10⁻⁻19 जूल कह सकते हो। नेक्स्ट है, यूरेनियम नाभिक का घनत्व किस कोटि का होता है? ध्यान रखिए कि जो भी सामान्यतः अगर बात करें अपन तो 10⁻17 का घनत्व अपन मान सकते हैं। इसके कैलकुलेशन अगर करें, यूरेनियम की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 10⁻12 है या 10⁻17 है, तो इसका आंसर आता है 10⁻17। चेक करेंगे तो यूरेनियम की बात करें तो ये हो गया ए 1.67 10⁻17। इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोटॉन का द्रव्यमान हुआ। ठीक, अब यहां पर 4.4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या हो गया? एक प्रकार से आयतन हो गया। आयतन को ऐसे गुणा कर रखा है यहाँ 4/3 पाई आर 1.2 10⁻15। ये ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा इसमें। ठीक, परमाणु क्रमांक का ही काम नहीं आ रहा, तो जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो 2.38 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब इसका आंसर है। तो नाभिक का घनत्व किसको कोटि का रहेगा? 10⁻17 कोटि का रहता है। यहाँ पर ए इंटू, ठीक है, ये किसका द्रव्यमान हुआ? हम जो द्रव्यमान लेके चल रहे हैं, किसका द्रव्यमान लेके चल रहे हैं? यहाँ पर जो हम काम में ले रहे हैं प्रोटॉन का। ठीक है, और ऑप्शन में अगर आ जाता है कि ये ऐसे ए क्यों कटा? क्योंकि जब आप द्रव्यमान यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये द्रव्यमान किसके लिए है? m इंटू एन हो रहा है यहाँ पर, तो m इंटू ए, ये यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आयतन है, इसको ऐसे गुणा किया तो ये परमाणु भार से परमाणु भार क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या फिर द्रव्यमान संख्या से द्रव्यमान संख्या को काटना बता दो, मान रखेंगे तो 10⁻17 इसका आंसर आता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पत्र को ही प्रयोग क्यों लिया? सोने का नाभिक जो है, जिसे एयू बोलते हैं हम, भारी होने के कारण अल्फा कण का विक्षेप अधिक होगा और इससे अत्यधिक बारीक पत्र बनाए जा सकते हैं। बहुत बारीक बारीक से स्वर्ण पत्र 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ मीटर तक की रेंज की पतली पन्नी काम में ली जा सकती है, इसलिए इसको हम सोने का बनाते हैं। तो ये जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग बोल दो या स्वर्ण पत्र प्रयोग बोल दो, उसमें सोने के यूज लेने का कारण बताया क्या कि इसके लिए घनत्व, मतलब इसके लिए नाभिक का भारी होगा। नाभिक भारी होने की वजह से इसको बहुत बारीक बारीक पत्तियों के रूप में या पत्रों के रूप में, स्वर्ण पत्र के रूप में बदला जा सकता था, इसलिए। और इसमें विक्षेप भी होता है, अल्फा कण का विक्षेप क्या होगा? सोने की वजह से ज्यादा होगा, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, तो उसका रिजल्ट देखने को मिल गया। तो आंसर बारीक पत्र भी बनाए जा सकते हैं, अल्फा प्रकीर्णन भी ज्यादा होता है इसमें। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के सबसे आंतरिक कक्षा की त्रिज्या 5.3 10⁻11 मीटर है द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। अब जब आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब समझ लो, पढ़ते समय n बराबर 2 लेना है आपको बताया गया था कि जब कोई R1 का मान दे रखा है, nवें पद के लिए निकालना है तो ये n² गुना हो जाता है। ठीक है, द्वितीय उत्तेजित, एक मिनट, प्रथम उत्तेजित में तो n बराबर 2, सॉरी, यहां पर अपने द्वितीय उत्तेजित की अवस्था में n बराबर 3 लेना पड़ेगा। कहां से? 1 से लेकर 3 तक। प्रथम उत्तेजन में तो 1 से 2 जाता है और द्वितीय उत्तेजन में 1 से 3 जाएगा, तो n बराबर 3 लेना है अपने को। ठीक, मैं प्रथम उत्तेजन पढ़ चुका था, तो प्रथम उत्तेजन के लिए तो n बराबर 2 और द्वितीय उत्तेजित अवस्था में n बराबर 3 लेना है आपको। n बराबर 3 मतलब यहाँ n बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 इंटू R1 का जो मान दे रखा है ये वाला मान रख दो,
9 इंटू 5.3 10 की घात -11 47.7 इंटू 10 की घात -11 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा कौन से तीसरे कक्ष में संक्रमण करवाने के लिए। तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना है, जल्दबाजी में गलती ना हो जाए। जैसे भी हमने यहां पर केवल उत्तेजित स्तर देखा, द्वितीय उत्तेजित के लिए n बराबर 3 लोग यहाँ पे ध्यान देना इस बात पे। समीकरण R बराबर R0 a की पावर 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व अचर रहता है। एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान m, नाभिकीय द्रव्यमान a हो तो कुल द्रव्यमान इसका माना जाएगा m इंटू a माना जाएगा। नाभिक का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। r का मान जो प्रश्न में दे रखा है वो रख दिया अपन ने। यहाँ जब इसको क्यूब करोगे आप, क्यूब करना मतलब इसकी पूरी पावर क्यूब की, तो R0 की पावर क्यूब हो गया, और यहाँ a की पावर 1/3 का क्यूब करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आयतन हो गया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को m इंटू a लिख दिया। आयतन जो लिखा ये रहा आयतन, यहाँ आयतन यहाँ बटे में लिख दिया, ये a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3m 4 पाई R0, यहाँ कारण क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 3m 4 पाई और R0, ये सब पद क्या है, नियत है, नियतांक है। जब ये सब नियतांक है तो इनका अनुपात भी क्या आएगा, फिक्स आएगा। इनका अनुपात फिक्स है, अतः हम कह सकते हैं नाभिकीय घनत्व का मान नियत रहता है या कैपिटल R पर निर्भर नहीं करता। ये आंसर है इसका। दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात कितना है। अब ध्यान दो, ये गाइगर मार्सेडियन के प्रयोग के आधार पर संबंध निकाला था। R बराबर R0 a की पावर 1/3 है, R1 अपॉन R2 होता है A1 अपॉन A2 1/3। तो अपने को क्या करना है, त्रिज्याएं दे रखी है और ये निकालना है, तो इसका क्यूब कर दो। इसका क्यूब करना मतलब दोनों पक्षों का क्यूब लगाना है, तो इधर भी क्यूब लगाएंगे इधर भी क्यूब लगाएंगे, तो ये तो हो गया क्यूब इधर, और क्यूब से 1/3 कट गया, तो A1 अपॉन A2 बराबर हो गया R1 अपॉन R2 का क्यूब। अब R1 अपॉन R2 कितना दे रखा है प्रश्न में, 1:2, 1:2 का क्यूब करोगे तो 1:8 आंसर आ जाएगा इसका। तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है तो आंसर आ गया 1:8। अगला क्वेश्चन देखो, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन व अल्फा कणों के लिए संबंध द्रव्य तरंगदैर्घ्य का अनुपात क्या होगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का अनुपात। तो हमने जब लैंग्वेज पढ़ी तो लेमडा बराबर h अपॉन √2m⁴v होता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश और विभवांतर आ जाएगा। इसी प्रकार अल्फा कण की बात करेंगे तो अल्फा कण के लिए क्या जाएगा, लेमडा अल्फा बराबर h अपॉन 2 द्रव्यमान अल्फा कण का, आवेश अल्फा कण का और v। जब अनुपात निकाला इनका तो ये लेमडा प्रोटॉन और ये लेमडा अल्फा, यहां पर समान पद कट जाएंगे, ये सारे पद कट गए, ये 2 से 2 कट गया, v से v कट जाएगा। क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा द्रव्यमान नहीं कटेगा, केवल ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 से 2 काटना है, ठीक। तो यहाँ क्या बचा, ये इससे तो ये कट ही जाएगा। अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का कितना होता है, 4 गुना। आवेश कितना होता है, ऊपर जाएगा ना, देखो यहाँ लिख भी रखा है अपन ने, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन का दुगना होता है। तो यहाँ पर हमने ये द्रव्यमान रख दिया अल्फा कण के लिए 4 गुना, आवेश कर दिया दुगना, आवेश से आवेश कट गया, द्रव्यमान से द्रव्यमान, तो √8:1 मतलब 2√2:1 लिख सकते हैं। √8 का मतलब 2√2 भी लिख सकते हो आप इसको। एक समान तीव्रता व भिन्न भिन्न आवृत्तियों के 2 आपतित विकिरण से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं के संग्राही पट्टी का विभव। संग्राही पट्टी का विभव का मतलब होता है एनोड विभव, इसका मतलब होता है एनोड विभव की बात की जा रही है। संग्राही पट्टी का मतलब होता है एनोड और उत्सर्जक पट्टी का मतलब होता है कैथोड। इसके लिए अगर ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ यहां से ऐसा बनेगा, ये वाला ग्राफ बना, आवृत्ति धारा की तीव्रता समान हो गई, एक ग्राफ ये बनाना है और दूसरा ग्राफ ये बना देना है। यहाँ पे आवृत्तियां, ठीक है, आवृत्ति की तुलना करें तो ये इसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, इसकी आवृत्ति कम रहेगी। ये विरोधी विभव के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो V1 V2, ठीक है, V1 और V2, ये V1 वाली वैल्यू यहाँ पर है, V2 वाली वैल्यू माइनस में चलता है इधर की तरफ, इधर की तरफ एनोड विभव प्लस चलता है और इधर की तरफ क्या चलेगा, माइनस चलेगा। तो ये वाला ग्राफ है।
निरोधी विभव V01 V02 लिख सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ 1 मानोगे, इसको ध्यान देना, तो 1 अगर मानेंगे तो आवृत्ति यहाँ पे 1 होगी, इधर 2 मानोगे तो इधर आवृत्ति के हिसाब से वोल्टेज 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ हो गया। एक्स अक्ष पे एनोड विभव है और वाई अक्ष पे तीव्रता है। तो इस स्थिति में संतृप्त धारा प्राप्त होती है, परंतु निरोधी विभव का मान भिन्न भिन्न होगा। आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक है तो निरोधी विभव का मान भी अधिक होगा। ये वाला ग्राफ आपको बनाना है। बोहर मॉडल की कोई 2 कमियां लिखनी थी। बोहर मॉडल केवल एकल परमाणु इलेक्ट्रॉन अर्थात जैसे हाइड्रोजन, लिथियम +2, हीलियम +1 इनके लिए लागू होता है। क्वांटम सिद्धांत की सही उपयोगिता का कारण नहीं बता पाए थे, तो बोहर मॉडल की कोई 2 कमियां ये लिख सकते हैं। कमियां टोटल 5 हैं, इसमें से 2 लिखनी थी। परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा बतानी है और इसके तुल्य ऊर्जा कितनी होती है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक मतलब AMU, एटॉमिक मास यूनिट जिसे कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान इकाई है ये। कार्बन 12 के आधार पर निकालते हैं। 1 MU होता है कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान ऊपर और परमाणु भार नीचे। ठीक है, परमाणु भार कितना होता है इसका 12। सारणी से देखने पर ध्यान देना, आप 1 AMU को लिखते हैं तो सारणी से देखने पर 19.99 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। इसमें 12 का भाग देना होता है हमें, तो 1 AMU या 1 U बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम आ जाता है। वहां से 1 AMU में ऊर्जा कितनी होती है? 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पूर्णांकित करके 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कह सकते हैं। अंक बार 1 नंबर का ही है, तो उसके हिसाब से अपने को देना है। अगर ये 1.5 से 2 नंबर का बन जाए, E बराबर mc² लगा के और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करके फिर इसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रूव भी करना रहता है। क्या पीएन संधि बनाने के लिए हम P प्रकार के अर्धचालकों को एक पट्टी को N प्रकार के अर्धचालकों को भौतिक रूप से संयोजित करके बना सकते हैं। 2 अलग अलग पट्टियां हमने ली और जब उन पट्टियों को जोड़ेंगे तो बीच में थोड़ा सा खुरदरापन या गैप रह जाएगा। उस गैप की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन इधर उधर पूर्णतः नहीं जा पाएंगे। तो उस खुरदरेपन की वजह से यह संभव नहीं है। कारण क्या लिखा है? नहीं, क्योंकि इस स्थिति में सतहों के मध्य कुछ न कुछ खुरदरापन रह जाएगा, गैप रह जाएगा और दोनों ओर के परमाणुओं का सतत संपर्क संभव नहीं हो पाएगा। मतलब क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रॉन और होल जाएंगे तो सही, पर उनका क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, इसलिए संभव नहीं है। अगर अभिनति अवस्था में पीएन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के किस सिरे से जोड़ते हैं? आपको जब रेगुलर क्लास में मैंने पढ़ाया कि जब आप अग्र बायस फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं तो फॉरवर्ड बायस की ट्रिक बताई थी मैंने, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव। पी पॉजिटिव एन नेगेटिव याद करवाता हूं मैं, और पश्च बायस जब पढ़ाता हूं तो पी नेगेटिव एन पॉजिटिव बोलना होता है। तो पी पॉजिटिव का मतलब पी किससे जोड़ते हैं? बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। अग्र बायस मतलब फॉरवर्ड बायस है। यह पूछा गया है चित्र में प्रदर्शित डायोड कौन सी अवस्था में है, कौन से विनति में है? तो देखो यहां पर P लिख दिया, यहां N लिख दिया। अब ये देखो आप यहां पर यहां प्लस है और यहां ज्यादा प्लस है, तो आप इसकी तुलना करके दिमाग में रख लो, ये नेगेटिव मान लो और ये पॉजिटिव मान सकते हो। तो अब क्या हो गया? P नेगेटिव एन पॉजिटिव। तो P नेगेटिव एन पॉजिटिव का मतलब हो गया पश्च बायस, अर्थात ये पश्च बायस या इसका एक और नाम होता है, ध्यान रखना, पश्च अभिनति को उत्क्रम अभिनति भी कहते हैं। पश्च बायस को क्या कहा जाता है? उत्क्रम अभिनति भी कहा जाता है। तो ये कौन सी बायस अवस्था में है? पश्च बायस अवस्था में, क्योंकि P कम पॉजिटिव है और N ज्यादा पॉजिटिव है। आप तुलना करके ये भी कह सकते हो कि P नेगेटिव जैसा दिख रहा है और N पॉजिटिव जैसा दिख रहा है, तो ये पश्च बायस अवस्था हुई। बाह्य अर्धचालक किसे कहते हैं? डोपिंग की क्रिया को समझाओ। प्रकृति से प्राप्त शुद्ध अर्धचालकों को नेज अर्धचालक कहते हैं। नेज अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें 13वें और 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। अशुद्धि मिले हुए अर्धचालकों को ही बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, और शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को ही डोपिंग या द्रवीकरण या मादन मतलब होता है द्रवीकरण, मतलब अशुद्धि मिलाना। 3 नाम है, डोपिंग कह सकते हो, अपद्रवीकरण कह सकते हो, और इसी को सामान्य भाषा में मादन भी कहते हैं, अशुद्धि मिलाना। ये है नेज अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणु मिलाने की क्रिया को मादन या डोपिंग कहते हैं।
बाह्य अर्धचालक प्राप्त करने के लिए निजी अर्धचालकों में लगभग 10⁶ अनुपात 1, 10⁶ अनुपात 1 मतलब एक परमाणु तो जर्मेनियम सिलिकॉन का और एक परमाणु तो अशुद्धि बहुत कम मात्रा में मिलाते हैं, परमाणु ज्यादा रहेंगे तो एक परमाणु तो लेंगे अपन अशुद्धि का और 10⁶ लेंगे जर्मेनियम और सिलिकॉन का। उत्तेजन ऊर्जा या आयनन ऊर्जा को परिभाषित करना था। देखिए दो चीजें चलती है, एक तो आयनन जिसमें इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम ऊर्जा स्तर से अनंत पर भेजना हो उसे तो बोलते हैं आयनन, और इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना उसे बोलते हैं उत्तेजन। तो उत्तेजन ऊर्जा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा या किया गया कार्य उत्तेजन ऊर्जा कहलाएगा। इसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। एक्साइटेशन एनर्जी ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। तो nवें पद से कहां पहुंचाना है आपको, उससे एक आगे पहुंचाना है। प्रथम उत्तेजन के लिए n बराबर 1 से कहां ले जाओगे 2 में। द्वितीय उत्तेजन के लिए n बराबर 1 से 3 में ले जाएंगे। इस प्रकार उत्तेजन होता है। प्रथम उत्तेजन के लिए 2 से 1 में ऊर्जा का अंतर होगा तो -13.6 प्रथम कक्षीय ऊर्जा बोलते हैं और -3.4 द्वितीय कक्षीय ऊर्जा बोलते हैं। तो माइनस का चिन्ह -3.4 द्वितीय कक्षीय ऊर्जा है ये और -13.6 प्रथम कक्षीय, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस के 3.4 प्लस के 13.6 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा प्रथम उत्तेजन ऊर्जा के लिए। आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को nवीं कक्षा से कहां भेजना हो, अनंत पर, अर्थात नाभिकीय आकर्षण से मुक्त कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा कहलाएगी। nवें कक्षा अनंत में भेजना है तो पहले के लिए बात करेंगे तो प्रथम से अनंत पे ऊर्जा 0 हो जाती है हमेशा, तो माइनस के 13.6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस लगना चाहिए था इस जगह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 13.6। द्वितीय ऊर्जा स्तर की बात करें तो -3.4 होता है। तो द्वितीय आयनन ऊर्जा की बात करें मतलब तो अनंत पे ऊर्जा 0 हो गई ये वाली, माइनस माइनस के 3.4 तो माइनस माइनस प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यह आयनन ऊर्जा की व्याख्या हो गई। डी ब्रोगली परिकल्पना लिखी है, इसके लिए लैम्डा बराबर h/p सिद्ध करना है। डी ब्रोगली परिकल्पना क्या कहते हैं, 1924 में मतलब 1924 में सिद्ध किया गया कि प्रकाश जो है वो तरंग और कण दोनों के गुणधर्मों को विशेष परिस्थिति में दर्शा सकता है। इसे डी ब्रोगली ने द्वैत प्रकृति नाम दिया। द्वैत प्रकृति मतलब दो प्रकृति दर्शा सकता है वो। द्रव्य कणों की द्वैत प्रकृति की कल्पना करते हुए डी ब्रोगली ने संदर्भ में निम्न परिकल्पना की कि प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबंध एक तरंग होती है जिससे द्रव्य तरंग या डी ब्रोगली तरंग कह सकते हैं। प्रकाशीय फोटोन का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती बताया गया है। यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए लैम्डा बराबर h/p अपने को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए क्या करना है आपको, एक बार तो यहाँ पर E = mc² मान लेना और E = hc/λ, दोनों ऊर्जाओं के मान बराबर होंगे तो mc² बराबर आप hc/λ लिख दोगे। प्रकाश के वेग से प्रकाश का वेग कट गया, m गुणा c बराबर हो जाएगा h/λ। m गुणा c को p लिख सकते हैं तो यहाँ p बराबर पहले आएगा आपके पास में, p बराबर आपको मिलेगा h/λ। आप इसको घुमा के लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h/p। यहाँ h प्लांक नियतांक है, m द्रव्यमान है, v वेग है, फिर उसको m गुणा v को p भी लिख सकते हैं। ये सिद्ध करना था। तो पहले समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर किया, p बराबर h/λ बनेगा, इससे आप लैम्डा बराबर h/p कह सकते हो। ये सिद्ध हो गया। ये मैं बता चुका हूं आपको, मैंने पहले बता दिया। समीकरण 1 आइंस्टीन समीकरण E बराबर mc², प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से ऊर्जा का मान E बराबर hc/λ। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर दो, इससे p बराबर h/λ सिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल में कैथोड पर लेपित पदार्थ का नाम लिखना था। प्रकाश विद्युत सेल के कोई 4 उपयोग, ये सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ये पदार्थ होते हैं। ये प्रकाश सुग्राही पदार्थ भी कहलाते हैं, ध्यान रखना। इनको क्या कहते हैं, प्रकाश सुग्राही पदार्थ ही, प्रकाश सुग्राही पदार्थ कहा जाता है इनको। ये कैथोड पर लेप करने से ज्यादा मात्रा में प्रकाश अवशोषित होगा, इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकलेंगे।
यातायात नियंत्रक सिग्नल में उपयोग कर सकते हैं, प्रकाश की तीव्रता मापने में, बैटरी में और सिनेमाघरों में, ध्वनि उत्पादन में, मतलब इको साउंड बनाने में काम में आता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति व गतिक प्रतिरोध का मान 25 ओम है। अग्र अभिनति विभव कितना परिवर्तित किया जाए कि अग्रदिशिक धारा में परिवर्तन 2 मिली एम्पीयर हो जाए। तो यहां पर प्रतिरोध दे रखा है, ठीक, और पूछा गया है हमसे वोल्टेज में कितना परिवर्तन है। ठीक, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन पढ़ने पर हमें पता लगा अग्र बायस अवस्था में धारा 2 मिली एम्पीयर है। मिली जब भी लिखा हुआ तो 10 की घात -3 से गुणा कर दिया करो उसको, तो 2 × 10 की घात -3 एम्पीयर बना दिया इसको। R बराबर V/I लगा सकते हैं। यहां से हम V वोल्टेज निकालना चाहेंगे तो प्रतिरोध इंटू धारा हो गया। प्रतिरोध का मान है 25, धारा का मान 2 × 10 की घात -3, तो इसको सोल्व करेंगे तो 50 × 10 की घात -3, 50 मिली वोल्ट भी आप इसको कह सकते हो। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50 मिली वोल्ट आएगा। 3.3 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन की ऊर्जा का मान कितना होगा। अब 3.3 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की घात -10 मीटर, तो 3.3 है गुणा 10 की घात -10 मीटर लिख दिया। E बराबर hc/λ ऊर्जा का सूत्र पढ़ते हैं हम। यहाँ h प्लांक नियतांक है 6.62 लगभग होता है, 6.63 भी ले सकते हो, 10 की घात -34। प्रकाश का वेग 3 × 10 की घात 8, तरंगदैर्घ्य का मान 3.31 10 की घात -10। इसको सोल्व करेंगे तो ये लगभग कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। इसको इससे गुणा करोगे तो 6 × 10 की घात कितना होगा, -16। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना चाहो तो जो ऊर्जा जूल में आई है, ये ऊर्जा किस में आती है, पहले जूल में, ध्यान रखिएगा। जे मतलब जूल होता है यहाँ, ठीक है, ये जो जे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझते हैं जूल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश का भाग दे दो, तो 6 × 10 की घात -16 में 1.6 10 की घात -19 का भाग दे देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 3.75 10 की घात 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10 की घात 3 को भी गायब कर दोगे तो 3.75 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हो ऊर्जा का मान। 100 वोल्ट विभवांतर पर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी। ये सवाल 3 बार आ चुका है राजस्थान बोर्ड में, सेम एज इट इज। लैम्डा इलेक्ट्रॉन बराबर 12.27/√V एंगस्ट्रॉम में होता है। V का मान 100 वोल्ट है, यहां रख दो। 12.27 बटे √100 मतलब कितना हो गया, 10 का भाग देना है, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, नाभिक, नाइट्रोजन नाभिक दे रखा है, इसके लिए प्रतिन्यूक्लियर में सॉरी बंधन ऊर्जा पूछिए, बंधन ऊर्जा पूछिए, और जबकि इसका वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है 14.003 AMU में। तो हमने तत्व कौन सा देखा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉन कितने होते हैं, 7, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 7। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या कहलाती है, और न्यूट्रॉन निकालना है तो परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, तो न्यूट्रॉन भी आ गए 7। जब हमने इसकी द्रव्यमान शक्ति निकाली, द्रव्यमान शक्ति निकालते तो क्या करते हैं, ये इसमें अलग तरीका दे रखा है, अपन डायरेक्ट जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है, द्रव्यमान शक्ति निकाल के 931.5 से गुणा कर देंगे, वो भी तरीका है। इसमें पहले क्या किया, 7 प्रोटोनों का द्रव्यमान निकाल लिया, ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.0078 AMU में होता है, 10 के 3 बिंदु तक ले सकते हो आप गणना में। यहां तक सोल्व कर लिया, ये हो गया अपने पास में किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया 7 प्रोटॉन के लिए। इसी प्रकार 7 न्यूट्रॉन के लिए निकाल लो, न्यूट्रॉन का 1.008 होता है, यहां तक सॉरी ये हो गया, इसको गुणा करने पर ये हो गया 7.0060, 7.060 यहां तक ले लो, ठीक है। नाभिक का कुल द्रव्यमान कितना हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दिया अपन ने इतना। द्रव्यमान शक्ति क्या होती है, द्रव्यमान शक्ति होती है यहां पर, ये पहले द्रव्यमान शक्ति है, इस जगह जो निकाल रहे हैं अपन, डेल्टा M प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर निकाला गया द्रव्यमान आगे और वास्तविक द्रव्यमान पीछे। तो ये प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर अंतर, ठीक है। वास्तविक द्रव्यमान कितना था प्रश्न में, 14.003 है। इसका जब अंतर निकालोगे तो 0.112 अर्थात डेल्टा M है, ये ध्यान रखना। ये वाली जो वैल्यू आप निकाल रहे हो ये किसके बराबर है, द्रव्यमान शक्ति है, ये प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर ये निकाला गया कुल, ये रहा। इसमें से वास्तविक द्रव्यमान घटा दिया, और जब आप इस AMU ऊर्जा को 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा करते हैं
तो इसमें सी स्क्वायर, ध्यान देना, इसमें सी स्क्वायर यहां भी चलता है, बटे में भी चलता है, तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। डायरेक्ट आप 0.112 को 931.5 से गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 104.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको लगभग 104.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। ये क्या पूछा है यहाँ पर, बंधन ऊर्जा। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालो, तो फिर ये जो ऊर्जा है उसमें 14 का भाग दे देना, तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी आप इसके लिए निकाल सकते हो। ये बंधन ऊर्जा निकाली हमने, बाइंडिंग एनर्जी, और अगर इसमें 14 का भाग दे देंगे तो ये प्रतिन्यूक्लियर बंधन ऊर्जा बन जाती है आगे जाके। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को परिभाषित करना है, उसके दो उदाहरण देने हैं। विखंडन मतलब होता है ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता हो, उसे विखंडन कहते हैं। यह अभिक्रिया लगातार चलती है तो श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। यह भी पढ़ाया गया आपको कि एक यूरेनियम अगर टूटता है तो उसके प्रत्येक विखंडन में 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे। इन न्यूट्रॉनों को आगे काम में लेने के आधार पर श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की बताई गई, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाम से पता लग रहा है ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें विखंडन की दर को नियंत्रित कर सकते हैं, उसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इसका उपयोग परमाणु भट्टी या नाभिकीय भट्टी में करते हैं और 3 में से केवल एक न्यूट्रॉन इसमें काम में आता है। विद्युत उत्पादन के काम आती है नाभिकीय भट्टी, परमाणु भट्टी विद्युत उत्पादन के काम आएगी। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें विखंडन की दर को नियंत्रित नहीं कर सकते हो, तीनों न्यूट्रॉन अगले विखंडन के लिए काम आ जाएंगे और इसका उपयोग परमाणु बम में किया जाता है। आपको ये भी बताया गया था सबसे पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नागासाकी प्रांत में गिराया गया था, जहां बताया जाता है लगभग 3.5 लाख व्यक्तियों की मृत्यु होने की संभावना थी, उस समय हुई थी, मतलब ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। नाभिकीय संलयन ऐसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह अभिक्रिया उच्च ताप पर संभव होती है, जैसे सूर्य की सतह पर सौर ऊर्जा का निर्माण इसी की वजह से होता है। और इसी से संबंधित मैंने आपको बताया था कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो 315 316 पेज नंबर पर प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी दे रखा है, उस प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र को भी ध्यान से पढ़ लेना आप, क्योंकि इसी की व्याख्या प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के आधार पर की जाती है। इसका अथवा क्वेश्चन था अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं, कैसे सचित्र वर्णन करेंगे इसका। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, अर्धचालक में कुछ इलेक्ट्रॉन कक्ष ताप पर तापीय ऊर्जा प्राप्त करके उत्तेजित होकर संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के चले जाने के कारण उत्पन्न रिक्त स्थान को होल या छिद्र कहते हैं। होल धनावेशित कण की तरह व्यवहार करता है। यहां पे इस क्षेत्र की व्याख्या देखें, यहां पर ये देखो, ये जो ब्लैक डॉट है ये इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं, ये वाले छोटे जो गोले बना रखे हैं ये होल है, ये वाले ये बन रहे होल, ये होल की व्याख्या हुई। अब आप सबसे पहले यहां पर सेंटर में एक बनाएंगे और चतुष्फल की आकृति बनाएंगे। ध्यान रखिएगा अर्धचालकों की कौन सी आकृति होती है, सम चतुष्फल की कहते हैं इसको, हीरे की संरचना के समान या जालक संरचना कह सकते हो आप। तो यहां पर अपन ने क्या किया, ये परमाणु बना दिए जर्मेनियम सिलिकॉन के, ये सारे परमाणु हैं, इनको अष्टक बनाने के हिसाब से संयोजकता पूरी कर दी इस तरह से। ये यहां पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो है डार्क जो है, डार्क ये बिंदु जो दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की गति यहां से यहां तक बता रखी है, देखो ये यहां पर होल की गति बता रखी है, यहाँ पे ए से बी जाना है ये होल, यहां से इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बता रखा है ये वाला, और यहां से सी और डी जो लिख रखा है उसमें ये बता रखा है सी से डी के लिए यहां से यहां तक ये होल का संक्रमण है। यहां बी से सी में इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण यहां से यहां तक बता रखा है, और ये तो ए से बी, फिर ये बी से सी और सी से डी संक्रमण बता रखा है। ये आकृति आपको जालक संरचना की तरह बनानी है, ठीक है। ये अष्टक पूरा करने के लिए ये संयोजकता आगे बढ़ाते चलेंगे अपन, इस तरह की आकृति आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। सहसंयोजी आबंध स्थल ए से इलेक्ट्रॉन के संक्रमण कर जाने पर उत्पन्न होता है। किसी अन्य सहसंयोजी आबंध बी अर्थात ए से बी जाने के लिए बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके ए से बी संक्रमण करता है, इससे ए होल से बी की ओर पहुंच जाता है। ए होल कहां पे पहुंच जाएगा, बी के पास पहुंच जाएगा, मतलब ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक संक्रमण की क्रिया बताई जा रही है। बी स्थल पर किसी अन्य स्थल सी
अब कहां से कहां जा रहे हैं अपन, यहां से यहां, ठीक है, बी से सी के लिए बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के संक्रमण कर जाने पर सी पर पहुंच जाता है। ये इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बी से सी बताया जा रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक संक्रमण बताया जा रहा है। इस तरह इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया, बी से सी या सी से बी संक्रमण गया, फिर वापस कहां गति करेगा, ये वापस कहां गति करने की कोशिश करेगा, सी बी ए दिशा में गति करेगा। और होल कहां गति करेंगे, ए बी सी, अर्थात इलेक्ट्रॉन का संक्रमण सी बी ए पथ में चलेगा। सी बी और ए, ये वाला संक्रमण। और होल कहां से कहां, ए बी और सी संक्रमण, ए बी सी संक्रमण तो होल है, और ए पहले सी से, सी फिर बी और फिर ये इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण बताया जा रहा है। ये व्याख्या है इसकी। रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या करनी है, चित्र सहित प्रेक्षण और निष्कर्ष बताना है। गाइगर और मार्सेडेन जो है, इनके प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम था, इन्होंने स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा कण के स्रोत के रूप में मोलिब्डेनम में बिस्मुथ को काम में ले सकते हैं। बिस्मुथ Bi, जिसका परमाणु क्रमांक 83 और परमाणु भार 214 अर्थात 214 होता है। यहां से अल्फा कण निकलेंगे, ये अल्फा कण स्वर्ण पत्र पर टकराए, अलग अलग कोणों पर गति करते हुए ये जेडेनेस से लेपित पर्दा है यहां पर गिरे होंगे, और सूक्ष्मदर्शी इसको देखने के काम में आता है। कोण कितना बना इसको सूक्ष्मदर्शी देखता है, ऊपर और नीचे पीबी की ईंटें, लेड की ईंटें जमा दी थी, जिससे इलेक्ट्रॉन का मतलब अल्फा कणों का संक्रमण क्या हो, सीधी रेखा में हो। यह प्रायोगिक व्यवस्था है। और ये जो है अल्फा कण स्रोत है, ये बिस्मुथ या मोलिब्डेनम के रूप में ले सकते हैं। तो बिस्मुथ लिखा हुआ है, यहां से अल्फा कण निकलेंगे और ये जेडेनेस से लेपित पर्दा, जेडेनेस से लेपित पर्दे पर ये आपतित होते हैं। स्वर्ण पत्र से भिन्न भिन्न कोणों पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों को जेडेनेस से लेपित पर्दे पर टकराते हैं, ये वाले पर्दे पर टक्कर करेंगे। सूक्ष्मदर्शी, ये वाला जो उपकरण है सूक्ष्मदर्शी कह सकते हो, इसके उपयोग से अपन अलग अलग कोणों पर प्रकीर्णित अल्फा कणों को देख पाएंगे। ऊपर और नीचे ये लेड की पीबी की ईंटें जमा रखी है, जिससे क्या होता है कि अल्फा कण सीधी रेखा में गमन कर सके। रदरफोर्ड मॉडल की व्याख्या ग्रहों के तुलनात्मक मॉडल से भी कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों को पतले स्वर्ण पत्र या स्वर्ण की पतली प्लेट पर आपतित कराया। अल्फा कण स्वर्ण प्लेट को भेद कर जेडेनेस से लेपित पर्दे पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं। अल्फा कणों के चमकने से इनके मार्ग का पता चला, अर्थात जो जैसे यहाँ डॉट लगा तो यहाँ से अल्फा कण इधर गया होगा, यहाँ पर डॉट बना तो अल्फा कण यहाँ गए होंगे, यहाँ अगर डॉट बना तो यहाँ पे अल्फा कणों की गति हुई होगी, उसका पता लगा। प्रेक्षण, अधिकांश अल्फा कण सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण लगभग 8000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से दोबारा बता रहा हूं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए होंगे, ये वाला ये विचलन यहां से यहां तक, और लगभग 8000 में से एक अल्फा कण जिस रास्ते पर जाता है उसी रास्ते पर वापस लौट आता है। तो ये तो है प्रेक्षण। निष्कर्ष क्या निकले, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला बताया इन्होंने, संपूर्ण द्रव्यमान और धनावेश केंद्र पर पाना गया जिसे नाभिक नाम दिया, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं, ये इनका निष्कर्ष प्राप्त हुआ। अधिकांश अल्फा कण बिना विचलन के सीधे चले गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, मतलब डिस्टर्ब हो गए होंगे, लगभग 8000 में से एक अल्फा कण उसी पथ पर लौट आता है जहां से वो गति प्रारंभ करता है। ये प्रेक्षण थे इसके। निष्कर्ष बताया मैंने, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में इलेक्ट्रॉन घूमता है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला माना इन्होंने, और परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश नाभिक में केंद्रित माना, जिसे नाभिक कहा गया। तो रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक की, किसके आधार पर, स्वर्ण पत्र प्रयोग के आधार पर। तो ये प्रैक्टिकल हो गया। बोर परिकल्पनाओं के आधार पर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की गणना करनी है। बोर की प्रथम परिकल्पना, 3 परिकल्पनाएं दी थी नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने। पहली परिकल्पना मतलब पोस्टुलेट जिसे कहते हैं, किसी परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षा में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। परिक्रमण करना मतलब घूमना।
यह विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुमानों के विपरीत है। यह परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्था है जिसमें यह रह सकता है, अतः प्रत्येक संभव अवस्था में निहित कुल ऊर्जा निश्चित होती है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणुओं की स्थिर अवस्थाएं नाम दिया गया। अर्थात इन्होंने कक्षाओं के बारे में भी जानकारी दी। तो पहली परिकल्पना में तो क्या बताया, संतुलन, विद्युत बल का मान अभिकेंद्री बल के अपकेंद्री बल के बराबर बताया इन्होंने। तो पहली परिकल्पना में अगर गणितीय रूप भी आया ना तो mv स्क्वायर बराबर क्या लिखा था हमने, जेड स्क्वायर अपॉन आर। ये बोर की प्रथम परिकल्पना है। द्वितीय परिकल्पना क्या कहती है, स्थायी कक्षाएं परिभाषित करती हैं। ये परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। अर्थात कोणीय संवेग को J या L से दर्शाते हैं, 11th में पढ़ा अपन ने, और इसको mvr भी लिखते हो। तो mvr बराबर L लिख सकते हो, h/2π के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में घूमेगा जिनका कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में हो। त्रिज्या की गणना करते हैं तो त्रिज्या का मान ध्यान रखना 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में होता है। मीटर में लिखोगे तो 10⁻⁻10 आ जाएगा। यहाँ पे n कक्षाओं की संख्या ऊपर आएगी n स्क्वायर के रूप में, z परमाणु क्रमांक नीचे आएगा। नैनोमीटर में जब चेंज करते हैं ध्यान रखना, तो नैनोमीटर में 10⁻�9 बनता है, तो दशमलव बिंदु इधर से लग जाएगा 0.0529 n² हो जाता है। बोर की प्रथम परिकल्पना लिखोगे mv² बराबर kz²/r, k का मान 9 × 10⁹ ले सकते हो। द्वितीय परिकल्पना mvr बराबर nh/2π, यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं, v बराबर nh/mr × 2π लिख सकते हैं। यहाँ से v का मान निकालेंगे और रखेंगे उसमें समीकरण 1 में। समीकरण 1 में v का मान रख दिया तो m ये हो गया v² kz²/r के। r का सूत्र बन गया यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये r कट के इधर चल जाएगा और ये बटे में चले जाएंगे सारे पर। तो r बराबर n², r बराबर हो जाएगा n²h², यहाँ का आना चाहिए n²h²/4π² m kz²। n² आ गया, h का मान 6.6 तो 10⁻34 का स्क्वायर कर दिया, 4π का स्क्वायर मतलब यहाँ 3.14 का स्क्वायर। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 10⁻31, k का मान 9 × 10⁻2 रख सकते हो, z ऐसा कैसे ही चलने दो, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ त्रिज्या का मान आएगा 0.529 10⁻10 n²/z। इसको आप एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हो। ये त्रिज्या का व्यंजक प्राप्त हो गया। एंगस्ट्रॉम में लिख दो, एंगस्ट्रॉम में। मीटर में बनाओगे तो 0.0529 n²/z नैनोमीटर में चेंज हो जाएगा। नैनो में क्यों होता है, 10⁻⁹ होता है ना, इसलिए दशमलव बिंदु 0.529 की जगह कहां जाएगा, 0.0529 हो जाएगा नैनोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान क्षति तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। द्रव्यमान संख्या एवं प्रतिनिकुलन बंधन ऊर्जा के मध्य आलेख बताना है। द्रव्यमान क्षति ये पहले भी आ चुका है। अभी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या के आधार पर निकाले गए कुल द्रव्यमान एवं वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसे ΔM से दर्शाते हैं। कहने का मतलब ये बताया कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर निकाला गया द्रव्यमान ज्यादा रहता है और वास्तविक द्रव्यमान कम रहता है, तो इनका अंतर ही द्रव्यमान क्षति कहलाता है। इस प्रकार से प्रत्येक नाभिक का द्रव्यमान उसके उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसे द्रव्यमान क्षति का मैं फॉर्मूला लिखूं ΔM, प्रोटॉन की संख्या प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इनका योग आगे आएगा और वास्तविक द्रव्यमान पीछे आ जाएगा अंतर के रूप में। नाभिकीय बंधन ऊर्जा आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा ΔE बराबर mc² के रूप में निकालते हैं। यहाँ ΔE कर दिया तो ΔM मतलब द्रव्यमान क्षति के रूप में चलेगा, c² से गुणा करना है इसको। यह ऊर्जा नाभिक के न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखती है, इसे नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब एक्चुअल में क्या है, कई नाम से तो पता लग रहा है बंधन ऊर्जा है, पर ये ऐसा मान है जिसके बाद में नाभिक टूटने लग जाएंगे। तो नाभिक को विखंडित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी क्या कहलाएगी, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। मतलब किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा उसे बनाने में हुई द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा के बराबर होती है। तो बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी बराबर ΔMc² के रूप में कह सकते हैं।
द्रव्यमान संख्या और प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा के मध्य ग्राफ, ये ग्राफ है। इसमें एक्स अक्ष पे क्या ले रखा है, द्रव्यमान संख्या, और यहां पर ले रखा है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा। ये किसमें नापते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक्स अक्ष पे 0, 50, 100, 150, 200 और 250 का पैमाना माना। यहाँ पे प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कितने माने हमने, 0, 2, 4, 6, 8, 10। स्टार्टिंग में देखा गया 30 से जिनका परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या भी कह सकते हैं उसको, जिनके लिए द्रव्यमान संख्या 30 से कम है उनके लिए ये ऐसा ग्राफ मिला, यहां से यहां तक ये ग्राफ। फिर यहां मिला इस तरह से, ये ग्राफ इस तरह से बढ़ा यहां पर, फिर ये ग्राफ ऐसे आगे बढ़ने लगा और ये ग्राफ यहां से चलते हुए इस तरह से आगे चला, ये ग्राफ है। ठीक, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा, आप देखो सबसे ज्यादा मान किसका मिल रहा है, फेरस का 8.75 होता है। ये इसका निष्कर्ष ये भी निकला 30 से कम वालों में संलयन होगा, 170 से ज्यादा वालों में मतलब भारी नाभिकों में विखंडन होगा, और यहाँ 30 से 170 के बीच में जो कैलकुलेशन की गई यहाँ पे लगभग, इसके लिए प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान लगभग नियत रहता है। ये प्रेक्षण ग्राफ है इसका। एक्स अक्ष पे क्या लेना है, द्रव्यमान संख्या, और वाई अक्ष पे आपको लेना है प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में किन किन नियमों की पालना होती है, और नाभिकीय बल की कोई दो विशेषता बतानी है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में आवेश संरक्षण होता है, संवेग और कोणीय संरक्षण लगेगा, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, और न्यूक्लियनों की संख्या का संरक्षण होता है। ये तो इनमें संरक्षण है। नाभिकीय बल की कोई दो विशेषता है, प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं, और इनकी परास 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है। ये इनकी विशेषता है। एन प्रकार के अर्धचालक की व्याख्या करनी है, इसके लिए बैंड स्तर का चित्र बनाना है। अब एन मतलब नेगेटिव होता है ऐसा बाह्य अर्धचालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा और होल की संख्या कम हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक और होल अल्पसंख्यक हो, उनसे एन प्रकार अर्धचालक कहते हैं। इसे बनाने के लिए एन से एन याद करवाया था मैंने। शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में नाइट्रोजन वर्ग या 15वें वर्ग के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिला दो तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अशुद्धि के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंधन के स्टेप पूरा कर लेंगे, और जो शेष इलेक्ट्रॉन बचेगा 5वां, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा, जिससे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, उसका नाम हो जाएगा एन प्रकार। अभी ऊर्जा स्तर के आधार पर, अच्छा तो परमाणु संयोजकता पूरी करना है। ये अशुद्धि है बीच में 5 वाला नाइट्रोजन ग्रुप में, और ये जर्मेनियम या सिलिकॉन है 4 वाले। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा बढ़ा देनी है। ये आर्सेनिक बीच में ले रखा है, इसी का चित्र है ये, आर्सेनिक जर्मेनियम है, और यहाँ का स्टेप पूरा करना है। यहाँ पर अगर ऊर्जा स्तर की बात करें तो ये चित्र को ध्यान से देखो, ये नीचे वाला जो होता है इसको बोलते हैं संयोजी बैंड, इसको बोलते हैं हम संयोजी बैंड कहते हैं इसको, और ऊपर को बोलते हैं चालन बैंड। यहां से यहां तक ऊपर वाला चालन बैंड के पास में दाता शुद्ध स्तर बनाते हैं। दाता शुद्ध स्तर बनाने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सारे यहां चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी अर्थात नेगेटिव चार्ज आ गया, तो क्या बनना है, एन टाइप अर्धचालक बनना है इससे। ये बैंड ऊर्जा स्तर के आधार पर इसकी व्याख्या हमने कर ली। संयोजकता पूरी करने वाला चित्र है ये वाला, बीच में शुद्धि है और चारों तरफ ये जो इसके है ये जर्मेनियम या सिलिकॉन लिख सकते हो। गाइगर मार्सडेन प्रयोग में प्रकीर्णन कोण थीटा और एन कणों की संख्या पर विचार करने के लिए ग्राफ खींचना है। इस ग्राफ के द्वारा निष्कर्ष क्या निकले इनके बारे में बताना है और उपगमन की निकटतम दूरी बतानी है। सबसे पहली बात है प्रकीर्णन कोण है एक्स अक्ष पे डिग्री में 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 तक है कोण। ऊपर संसूचित किए गए प्रकीर्णित कणों की संख्या दे रखी है 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7। यहां पर देखो पहले संख्या ज्यादा है, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका मान कम होता जा रहा है। तो रदरफोर्ड ने जो अपना प्रयोग किया इसके लिए प्रथम परिकल्पना की बात करें तो mv² बराबर kz² अपना r बताया था। उसके आधार पर अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से बिना किसी विचलन के प्रकीर्णित होते हैं,
इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। कुछ अल्फा कण पन्नी से निकलने के बाद छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। तीसरा, रदरफोर्ड ने प्रयोग से यह भी पाया कि कुछ अल्फा कण ऐसे होते हैं जिनका प्रकीर्णन कोण 90 या 90 से अधिक होता है। हजारों कणों में से कोई एक कण अपने मार्ग पर वापस लौट आता है। इन कणों का प्रकीर्णन 180 डिग्री होता है। इस प्रकार के प्रकीर्णन से रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश एक बहुत ही सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होना चाहिए। उसने उसे नाभिक कहा। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया? प्रकीर्णन में जो अल्फा कण नाभिक की ओर सीधे जाते हैं वो नाभिक के समीप पहुंच जाते हैं, जिससे इस पर नाभिक के प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल जाएगी। जब इस कण की समस्त गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा में बदल जाती है तो अल्फा कण उस स्थान से अपने मार्ग पर वापस लौटने लगता है और इस समय अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण 180 डिग्री हो जाता है। इसकी व्याख्या है। यहां पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके लिए? ये जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा किस रूप में निकलेगी? स्थिर ऊर्जा में। तो सबसे पहले स्थिर ऊर्जा को समझाएं तो K Q1 Q2 अपॉन R होता है। K का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट ले लो। यहाँ पे ये स्थिर ऊर्जा का मान निकाला, आगे जाके गतिज ऊर्जा में बदलनी है। वैसे तो K नाभिक पर आवेश ZE होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2E। K का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी रख सकते हो। एक प्रकार से ये K ZE गुणा आवेश बटे R, ये रूप चल रहा है इसका। अल्फा कण 180 डिग्री से प्रकीर्णित हो रहा है तो स्थिर ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए, अर्थात जो स्थिर ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा के बराबर लेनी है अपने को। अब इसके लिए गतिज ऊर्जा एक K ZE स्क्वायर अपॉन R होता है। अब यहाँ आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का दुगना होगा। अल्फा कण जब चल रहा है ना तो यहाँ पर तो K तो है ही है, ध्यान देना। ये तो K लिख दिया, यहाँ पे आवेश लिख दिया, यहाँ पर आवेश इस पर ये हो गया दुगना और यहाँ R0 लिख दिया। ठीक है, इसको जब लिखेंगे तो वापस K ये दो आवेश इलेक्ट्रॉन का आगे आ गया तो 2ZE स्क्वायर अपॉन 1/4 एप्सिलॉन R0। इससे R0 का मान क्या निकाल सकते हो आप? R0 का मान ये यहाँ पे ले जाओ इधर। ठीक, तो 2ZE स्क्वायर तो आ गया ऐसा कैसा ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये रहा। गतिज ऊर्जा चल जाएगी बटे में, ये वाली गतिज ऊर्जा कहां गई? यहाँ पे आ गई। इसको बोलते हैं निकटतम पहुंच की दूरी। समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि किसी दिए हुए नाभिक के लिए R0 का मान अल्फा कण की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है या निर्भर करता है। ये व्याख्या हो गई इसकी। R0 का मान जितना ज्यादा होगा गतिज ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा। EK का मान एक सीमा से अधिक होने पर अल्फा कण वापस न लौटकर नाभिक के भीतर प्रवेश कर जाता है। इस स्थिति में कूलॉम बल का नियम नहीं लगता तथा कण पर नाभिकीय बल कार्य करने लगता है, जो कि कूलॉम बल की तुलना में अत्यधिक प्रबल और सदैव आकर्षणात्मक होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक सीमा से अधिक गतिज ऊर्जा वाले कण नाभिक से प्रकीर्णित होकर वापस नहीं लौट पाते। एक लिमिट तक ही जिनकी गतिज ऊर्जा है वही वापस रोटेट होंगे। गतिज ऊर्जा की इस अधिकतम सीमा वाले कणों की नाभिक से निकटतम पहुंच दूरी R0 कहलाती है। यही नाभिक की त्रिज्या का आकार डिसाइड करती है, निर्धारित करती है। आदर्श पीएन संधि डायोड बनाने के लिए VI वक्र अभिलाक्षणिक वक्र बनाना है। अग्रबाह्य अवस्था में गतिज प्रतिरोध को परिभाषित करना है। सबसे पहले पीएन संधि को अग्रबाह्य अवस्था में जोड़ने के लिए पीएन संधि बनाया। समांतर क्रम में वोल्टमीटर, श्रेणी क्रम में मिली एम्पियर कोटि का एमीटर, बैटरी का P पॉजिटिव से, ये धारा नियंत्रक है यहाँ पे RH, P पॉजिटिव से जोड़ेंगे और N नेगेटिव से जोड़ देंगे। ये प्रायोगिक व्यवस्था का चित्र हो गया। अग्रबाह्य अवस्था में बात करेंगे तो x अक्ष पे अग्रबाह्य वोल्टता और y अक्ष पे अग्रबाह्य धारा को देंगे। तो जब हम वोल्टेज की रीडिंग लेते हैं और अमीटर की रीडिंग लेते हैं तो ये देखा गया कि जैसे जैसे वोल्ट मीटर का मान बढ़ाया वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता है, पर एक लिमिट के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। इस तेजी से बढ़ने को ही बोलते हैं चरघातांकी। तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? चरघातांकी वृद्धिमान प्राप्त होता है। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। विभवभाजक व्यवस्था के द्वारा डायोड आरोपित विभवांतर V को परिवर्तित किया जा सकता है। धारा नियंत्रक जो लग रहा था ना RH, इसकी वजह से इसका मान बदल सकते हैं वोल्टेज का।
जिसे डायोड के समानांतर क्रम में लगे वोल्टमीटर के द्वारा V को पढ़ते हैं। विभव के अलग अलग मानों के संगत डायोड में बहने वाली धारा I को मिली एम्पियर एमीटर के द्वारा नोट किया जाता है और V और I के बीच में ग्राफ ऐसा खींचते हैं। ये ग्राफ ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ कहलाता है चरघातांकी, अर्थात तेजी से बढ़ने वाला ग्राफ होता है। और ये यहाँ पर x अक्ष पे V है अग्रबाह्य वोल्टता और y अक्ष पे धारा है अग्रबाह्य धारा। इसकी रेंज क्या होती है? मिली एम्पियर कोटि की रेंज होती है इसकी। अग्र प्रतिरोध निकालना है तो अग्र प्रतिरोध के लिए क्या होगा? R निकालना है तो विभवांतर ऊपर धारा नीचे, अग्र अभिनति विभव में परिवर्तन ऊपर और अग्र धारा में परिवर्तन नीचे। तो RF बराबर डेल्टा VM अपॉन डेल्टा AF, आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब आप अगर प्रतिरोध की वैल्यू भी निकालना चाहें तो वोल्टेज के दो मान ले लो, यहाँ पे V1, इधर धारा I1 आ जाएगी, इधर वोल्टेज ले लो V2, यहाँ पे धारा आ जाएगी I2। तो R बराबर आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, V2 माइनस V1 बटे I2 माइनस I1 लगा के हम प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं इससे। इसका मान अग्रबाह्य अवस्था में प्रतिरोध का मान जो होता है 1 से 100 ओम तक होता है। इस प्रतिरोध का मान कहां से कहां तक चलेगा? 1 से 100 ओम के बीच में रहता है। दृष्टिकरण किसे कहते हैं? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की क्रियाविधि समझानी है, फिल्टर परिपथ को बताना है। अब दृष्टिकरण रेक्टिफिकेशन क्या होता है? वो प्रक्रिया जिसमें प्रत्यावर्ती संकेत को दिष्ट संकेत में बदला जाता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने को ही क्या कहेंगे? अपन दृष्टिकरण कहेंगे। इसके लिए डायोड काम आता है, उसे दृष्टिकारी नाम दिया गया है। अगर एक डायोड काम आता है तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहलाएगा, अगर दो डायोड काम आते हैं तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहलाता है। ये इसमें क्रियाविधि क्या है कि जब डायोड आप काम में लोगे तो अग्रबाह्य अवस्था में तो डायोड कार्य करता है, पश्चबाह्य अवस्था में डायोड कार्य नहीं करता, मतलब लगभग जीरो धारा प्रवाहित करता है। अग्रबाह्य अवस्था में धारा का चालन होगा, पश्चबाह्य अवस्था में धारा का चालन नहीं होता, मतलब नगण्य धारा बहती होगी इसमें। ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं इसमें। एक दिशीय गुण का प्रयोग दृष्टिकरण में किया जाता है, इसे ऋजुकरण भी कहते हैं। पूछा गया था पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को समझाना है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए क्या करना क्या है अपने को? यहाँ पे ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली बनानी है, ये यहाँ इनपुट सिग्नल जोड़ना है, ये इनपुट सिग्नल जोड़ दिया, ये ट्रांसफार्मर की क्रोड बना दी, ये द्वितीयक कुंडली है इधर से, ये मध्य निकासी क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीच में से एक वाइंडिंग से यहाँ से वायर निकाल के ऊपर से और यहाँ पे जोड़ रहे हैं। दोनों दो डायोड जोड़ रखे हैं, डायोड D1 और ये डायोड D2। दोनों डायोड इस प्रकार से जोड़ना है कि दोनों के N एक सिरे पर जुड़े रहें और यहां से इसका उभयनिष्ठ बिंदु और मध्य निकासी बिंदु को आगे बढ़ाएंगे तो लोड प्रतिरोध लगा देते हैं यहाँ पे RL। जहां पे हमें निर्गत वोल्टता संकेत देखना होता है V0। इधर तो निवेशी आता है VI, इधर तो आएगा VI V इनपुट और इधर आएगा V आउटपुट मतलब निर्गत। यह इसमें इस चित्र में देखो दो डायोड D1 D2 काम में लेने हैं। इनको इस प्रकार से जोड़ना है कि दोनों का N सिरा उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़े और यहाँ मध्य निकासी बिंदु, ये मध्य निकासी मतलब ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के बीच की वाइंडिंग से यहाँ पे एक वायर निकाल के नीचे निकाला जा रहा है। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं क्रियाविधि कि जब निवेशी की धनात्मक चक्र की बात करेंगे तो डायोड D1 काम करेगा, अग्रबाह्य अवस्था में चलेगा, ये पश्चबाह्य अवस्था में बंद हो जाएगा। ऋणात्मक चक्र के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर D1 बंद हो जाएगा, D2 वर्क करेगा, क्योंकि पश्चबाह्य अवस्था में ये बंद हो जाएगा, अग्रबाह्य अवस्था में चलने लग जाएगा। इस प्रकार से धनात्मक चक्र के लिए D1 वर्क करता है, ऋणात्मक चक्र के लिए D2 वर्क करेगा, तो पूरी तरंग दृष्टिकृत होती रहेगी, तो इसका नाम हो जाता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। ये मैंने चित्र की व्याख्या करवा चुका हूं आपको। इधर प्राथमिक कुंडली है, इधर द्वितीय कुंडली है, दो डायोड है, लोड प्रतिरोध है, मध्य निकासी बिंदु है और ये उभयनिष्ठ बिंदु है इनका। ये मैं सब समझा चुका हूं आपको कि दोनों के एन सिरे मतलब दोनों डायोडों के एन सिरे यहाँ जुड़े होने चाहिए उभयनिष्ठ बिंदु पर, और लोड प्रतिरोध पर ये RL जो लग रहा है ना अब लोड प्रतिरोध, इस पर निर्गत वोल्टता संकेत प्राप्त किए जाते हैं। ये व्याख्या मैं कर चुका हूं आपको। क्रियाविधि निवेशी वोल्टता, अब देखो ये दो जो चित्र बन रहे हैं,
ये ऊपर वाला जो है ये निवेशी संकेत है VI इनपुट और ये है आउटपुट। अब धनात्मक चक्र की बात करें तो मैंने आपको कहा धनात्मक चक्र में D1 वर्क करेगा और D2 बंद रहेगा, तो रिजल्ट किसकी वजह से मिलेगा? D1 की वजह से। इस ग्रीन वाले की बात करें, ऋणात्मक चक्र की बात करें, तो ऋणात्मक चक्र में D2 तो काम करेगा, D1 बंद हो जाएगा पश्चिम अवस्था में होने की वजह से, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो D2 की वजह से मिलेगा। फिर ये ऑरेंज वाले बात करें तो धनात्मक चक्र के लिए D1 वर्क करेगा, D2 बंद रहेगा। ऋणात्मक ग्रीन के लिए मतलब ऋणात्मक चक्र के लिए D2 ऑन रहेगा, मतलब काम करेगा, D1 बंद हो जाएगा पश्चिम अवस्था में होने की वजह से। इस प्रकार से ये प्लस माइनस के पूरे चक्र को काम में लिया है। ऊपर वाला जो है वो निवेशी संकेत है और नीचे वाला जो है वो निर्गत संकेत है। तो पूर्ण तरंग को दृष्टिगत करने की वजह से इसका नाम हुआ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। क्रियाविधि भी लिख रखी है। निवेशी वोल्टता के धनात्मक चक्र के लिए डायोड D1 अग्रवाही स्थित अवस्था में, डायोड D2 पश्चिमाही स्थित अवस्था में रहेगा। अतः धनात्मक चक्र के लिए निर्गत वोल्टता किसकी वजह से मिलेगी? किसकी वजह से मिलेगी? यहाँ पे डायोड D1 की वजह से। निवेशी वोल्टता के ऋणात्मक चक्र मतलब ये वाले चक्र के लिए डायोड D1 पश्चिमाही स्थित हो जाएगा, D2 अग्रवाही स्थित हो जाएगा। अतः ऋणात्मक चक्र के लिए निर्गत वोल्टता संकेत D2 के कारण प्राप्त होगी। अतः निर्गत वोल्टता संकेत कौन देगा? D2। धनात्मक चक्र में तो D1 आउटपुट दे रहा है और ऋणात्मक चक्र में D2 आउटपुट दे रहा है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। इसमें निवेशी वोल्टता के पूरी तरंग को अर्थात धनात्मक चक्र ऋणात्मक चक्र धनात्मक चक्र ऋणात्मक चक्र को काम में लिया जा रहा है। इसको हम बोलते हैं, यहां VI मतलब है इनपुट, ये निवेशी सिग्नल है, निवेशी संकेत है ये, और V आउटपुट मतलब ये निर्गत संकेत है। तो D1 D2 पूरा भाग काम आया, इसलिए नाम क्या हुआ इसका? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। एक इसमें फिल्टर परिपथ भी पूछा था, वो भी समझ लीजिए। फिल्टर परिपथ क्या होता है? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से जो DC प्राप्त हुई वो लगभग 80% तक की DC हम कहते हैं। उसको और प्योर DC करने के लिए या अच्छी DC बनाने के लिए निर्गत संकेतों के साइड में मतलब राइट हैंड साइड में एक कुंडली जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और एक संधारित्र जोड़ते हैं समांतर क्रम में, तो उसको बोलते हैं फिल्टर परिपथ। ठीक है, श्रेणी क्रम में तो कुंडली जोड़ देंगे, समांतर क्रम में क्या जोड़ देंगे? संधारित्र। कुंडली क्या काम करती है? DC संकेतों को तो आगे बढ़ाती है और संधारित्र जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है वो क्या करता है? ऐसे संकेतों को रोक लेता है, जिससे हमें और अच्छी DC मिल जाती है। यहां पर ये दृष्टिकारी है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो इसका रिजल्ट ऐसा मिला था आपको, ये बता दूं मैं, ऐसा चित्र बना था उसमें, ये वाला ये चित्र बना था। इसको और अच्छा करने के लिए श्रेणी क्रम में तो हम जोड़ देते हैं कुंडली ये, और समांतर क्रम में जोड़ देते हैं संधारित्र कैपेसिटर ये C। अब ये क्या करता है? DC अवयव तो यहां से चल जाएगा और AC अवयव यहां रुक जाएगा। यहां पर जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको रिजल्ट ऐसा मिलता है, इसमें नीचे वाले कंपोनेंट हट जाते हैं और ये आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा ऐसा। तो ये लगभग 80% से 96% तक की DC और प्योर हो जाती है। इससे क्या फायदा होगा? देखो इसका चित्र बना रखा, ये वाला चित्र का ये नीचे वाला भाग का पूरा हट गया और ये आपको इस तरह का ग्राफ मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो DC है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से जो निर्गत वोल्टता संकेत प्राप्त हुआ, उसमें जो DC संकेत हुआ उनको और अच्छा DC बनाने के लिए जो फिल्टर परिपथ काम में लिया LC परिपथ, उसके लिए आउटपुट ये प्राप्त होगा। इसको लगभग 96% तक की DC आप कह सकते हैं। सर 100% DC कैसी होती है? फिर 100% DC के लिए ग्राफ ऐसा बनता है, ये 100% DC है, इधर समय है और इधर धारा है। इसमें कुछ थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, इसलिए लगभग 95-96% तक की DC आप इसे कह सकते हो। इस तरह से हमने P4 वाला जो पेपर निशान टेस्ट सीरीज का जो हुआ वो हमने वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से कंप्लीट किया। तो आप इन वीडियो सॉल्यूशंस को ईमानदारी से देखिए और अपने जो कमजोरी हुई है, जो अपने से हम छूट गए, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाए, उसका जवाब ढूंढिए। और हम आप सभी बच्चों से कहते हैं कि अपने आप पर विश्वास रखने वाला बच्चा आगे के 15 दिनों में भी रिवीजन ईमानदारी से करेगा तो तीसरी बार रिवीजन वो कर सकता है अपने सब्जेक्ट का। और आत्मविश्वास के साथ बढ़ते रहो, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया वो हमेशा सफल हुए हैं। और सफल व्यक्तियों की कहानी खुद व्यक्ति ही लिखता है, कोई दूसरा आगे नहीं लिखता। इसलिए अपने इतिहास को खुद बनाइए और बढ़िया तैयारी करें, क्योंकि हम आपसे कहते आए हैं निशान से तो सफलता निश्चित है।